नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कहानी दिल से में। Who's the devil? समीर अपनी होने वाली बीवी चांदनी से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था। शाम के करीब 6 बजे थे। सफर काफी लंबा था और रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल। दूर दूर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। बस एक आध गाड़ियां बीच बीच में गुजरती नजर आती। समीर हमेशा से एक आजाद परिंदा था। उसे इस तरह के रोड ट्रिप्स, एडवेंचर्स वगैरह बहुत पसंद थे। अपने अंदर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के कीड़े को शांत करने के लिए समीर ने कार को रास्ते की साइड में पार्क किया और अपना कैमरा लिया। सूरज की किरणें बड़ी बड़ी वृक्षों के बीच से होते हुए जमीन को छू रही थी। शाम ढल रही थी और ठंडी ठंडी तेज हवाएं चलने लगी थी। कैमरा को गले से लटकाए हुए अपने दोनों हाथों को जैकेट के पॉकेट्स में डालकर समीर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए टहलते टहलते थोड़ा और जंगल के अंदर चला गया। रास्ते के दोनों तरफ बस उसे घना जंगल ही दिख रहा था। तभी अचानक रोड की दाईं तरफ किसी की आहट सुनाई दी। इससे पहले कि वो देख पाता, किसी ने उसके सर पे जोर से वार किया। वो चीखता हुआ गिरकर बेहोश हो गया। चोट लगने के करीब 2 घंटे बाद समीर को होश आया। अभी भी वो पूरी तरह होश में नहीं आया था। उसने अपने आप को संभालते हुए जब चारों तरफ नजर घुमाई तो खुद को एक वीरान जगह पर बंधा हुआ पाया। उसके दोनों हाथ पेड़ के साथ पीछे बंधे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। ढलती शाम और कोहरे के कारण कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। समीर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। समीर काफी डर गया था। एक तरफ अंधेरा बढ़ रहा था और ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दूर जंगल के अंदर चिड़ियों के चहकने और जानवरों की डरावनी आवाजों से उसका दिल बैठा जा रहा था। दर्द के कारण समीर को अपने हाथों को खोलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई। डर के मारे आवाज उसकी हलक से बाहर नहीं निकल रहा था, पर बड़ी मुश्किल से उसने हिम्मत जुटाई और पूछने लगा, कौन हो तुम? मुझे यहां क्यों बांध रखे हो? चारों तरफ सन्नाटा था। समीर अपनी तरफ किसी बढ़ते कदमों को साफ साफ सुन सकता था। उसे लगा जरूर कोई चोर होगा, पर फिर सोचा कि कोई चोर क्यों उसे मारना चाहेगा। ज्यादा से ज्यादा वो उसे लूट कर चला जाता। समीर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश कर रहा था, पर अपनी गर्दन 1 इंच भी नहीं घुमा पा रहा था। वो यही सब सोच ही रहा था कि तभी किसी का हाथ उसके कंधे पे था और धीरे धीरे उसके गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। समीर इतना डर गया था कि उस कड़कती ठंड में भी उसके पसीने छूट रहे थे। डर से उसका चेहरा लाल हो चुका था और आवाज हलक में दफन हो चुकी थी। पर किसी तरह उसने एक खून से लथपथ हाथ और नुकीले नाखूनों को देखा। समीर डर से कांपते हुए मदद के लिए चीखने लगा, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो। वो फिर से चीखने ही वाला था कि उसे गर्दन की पकड़ हल्की होती महसूस हुई और पैरों की आहट उससे दूर जाने लगी। समीर को थोड़ी राहत मिली, पर वो अपने आप को पूरी तरह से आजाद कर लेना चाहता था, क्योंकि अंधेरा गहराता जा रहा था और एक एक पल के साथ कोहरा भी बढ़ता जा रहा था। इस बार उसने और कोशिश की और रस्सी की गांठ को पकड़ने में कामयाब हो गया। इससे पहले कि वो अपने आप को आजाद करता, एक बार फिर से कदमों की आहट अपनी तरफ बढ़ते हुए सुना, वो भी सामने से। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और वो अब भी रस्सी से बंधा हुआ था। तभी अचानक एक धुंधली सी काया करीब 20 मीटर की दूरी पर उसके सामने खड़ा था, पर अंधेरे और कोहरे के कारण वो स्पष्ट नहीं दिख रहा था। अब ना समीर हिल रहा था और ना ही वो काया, पर उसने अंदाजा लगाया कि वो या तो कोई दुबला पतला सा आदमी है या फिर काले कपड़े पहने कोई औरत। कुछ देर बाद वो अपने आप को रस्सी की पकड़ से आजाद करने में कामयाब हो गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और उस इंसान की विपरीत दिशा में तेजी से भागने लगा।
वो इतनी तेज दौड़ा कि उसे अपने पैरों का दर्द भी अब फील नहीं हो रहा था। उसके सर खून से लथपथ था, भीगा हुआ था, पर वो रुकना नहीं चाहता था और ना ही पीछे मुड़कर देखना। कुछ दूरी पे उसे एक कच्चा रास्ता नजर आया। वो उसी तरफ दौड़ने लगा। उसे लगा ये रास्ता उसे मेन रोड की तरफ ले जाएगा। दौड़ते हुए वो थक चुका था और वो गिरने ही वाला था। तभी अचानक उसके दाईं तरफ से कोई चीखता हुआ उसकी तरफ आया। जैसे ही समीर ने उसकी तरफ देखा वो आश्चर्यचकित हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां रेड टॉप और ब्लू जीन्स पहने एक लड़की थी। वो समीर के बहुत नजदीक आ गई। समीर ऐसे डर गया जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोलती, समीर चिल्लाने लगा, मत मारो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। वो लड़की हाथों के इशारे से समीर को चुप कराने की कोशिश करने लगी, पर समीर इतना डर गया था कि वो हड़बड़ा के रास्ते पे गिर पड़ा। समीर बेहोश होने लगा और वो लड़की उसके सामने खड़ी थी। समीर ने कहा, तुम वही लड़की हो ना जिसे आकाश ने 5 दिन पहले मार दिया था? पर तुम तो जिंदा हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? समीर ये सब बोलते हुए बेहोश होने लगा था और 5 दिन पहले की हुई घटना उसकी आंखों के सामने तैरने लगी थी। 5 दिन पहले। पर हम जा कहां रहे हैं? समीर ने आकाश से पूछा। आकाश उसे कमरे से खींचता हुआ बाहर ले जा रहा था। अरे तो चल तो मेरे साथ, कुछ है जो हमें देखना चाहिए, आकाश ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। समीर ख्यालों से बाहर आया और उसे याद आया कि वह संडे की सुबह है। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे आकर फ्लैट से बाहर निकल आए। उनका फ्लैट कविनगर गाजियाबाद में था और जिस जगह उन्हें जाना था वो करीब 2 किलोमीटर दूर कौसाम्बी में था। वो रास्तों को पार करते हुए, रेलवे स्टेशन के ब्रिजेस को पार करते हुए, टीसी से बचते बचाते चलते जा रहे थे। करीब 15-20 मिनट के बाद वो लोग लोकेशन पर थे, जहां पहुंचकर आकाश ने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। एक पुरानी बिल्डिंग जिसके दीवारों पर भी काई जमी हुई थी। सीढ़ियां लकड़ी से बनी थी और एक हॉलवे जिसके बीचों बीच एक धूल से भरी रेड कारपेट बिछी थी जो दोनों तरफ के कमरों को जाती थी। सीढ़ियों की चीखने की आवाज के बीच से होते हुए 3rd फ्लोर पे एक कमरे के सामने जाके रुके, जिसके दरवाजे पे एक पुरानी जंग लगी मेटल हैंगिंग लटक रही थी जिसपे 206 लिखा हुआ था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में कुछ बातें बता दूं। आकाश छोटी कद, घुंघराले बाल और एक अजीब सी मुस्कान वाला लड़का था जिसके करीब 24 से 25 की उम्र रही होगी। दूसरी तरफ समीर की उम्र करीब 30 से 32 के आसपास, दुबला पतला शरीर, थोड़ा डिसेंट टाइप लुक्स। करीब 2 हफ्ते पहले समीर की मुलाकात आकाश से दिल्ली के एक जिम में हुई थी। किसी तरह दोनों की दोस्ती हो गई और अब वो दोनों एक साथ एक ही फ्लैट में रहते थे। इसके अलावा विवेक नाम का एक और लड़का भी पिछले करीब 5 महीनों से समीर के साथ रह रहा था। विवेक ऊंची कद और दुबला पतला शरीर, लंबे बाल और भूरी आंखों वाला युवक था। यह भी अपने मिड 20s में सफर कर रहा था। संयोग से उसकी मुलाकात भी जिम में ही हुई थी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं उस पुरानी बिल्डिंग और रूम नंबर 206 से। आकाश ने दरवाजा खटखटाया और एक बुढ़ी औरत ने दरवाजा खोला जिसकी उम्र शायद उस बिल्डिंग से भी अधिक रही होगी। दरवाजा खोलते ही वहां आने का कारण पूछने लगी। आकाश उनकी तरफ झुका और उनके कान में कुछ धीरे से फुसफुसाया। वो महिला अंदर गई और एक चाबी लेकर आकाश को थमा दी। आकाश एक चाबी लेके आगे बढ़ गया, सीधा जाके रूम नंबर 212 के सामने खड़ा हुआ। उसे खोलने लगा। यह कमरा बिल्डिंग के इस छोर में सेकंड लास्ट कमरा था। समीर आकाश की तरफ देखे जा रहा था जो कि बड़ी हड़बड़ी के साथ कागजों से भरे आयरन क्रेट्स में कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। वहां चुपचाप क्या खड़ा है, अंदर आके मेरी मदद कर, आकाश डांटते हुए समीर को बुलाने लगा। समीर ने पूछा, आखिर हम खोज क्या रहे हैं? आकाश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि एक बार मुड़कर समीर की तरफ देखा और फिर अपने काम में लग गया। समीर बहुत कंफ्यूज था। वो भी कुछ ढूंढने का ढोंग करते हुए काम में लग गया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ा तो वहां एक लड़की सफेद ड्रेस पहने, चेहरे पे मास्क लगाए दरवाजे पे खड़ी थी। जैसे ही समीर की नजर उस पर पड़ी वो वहीं फ्रीज हो गई। समीर आकाश की तरफ मुड़ा और पूछने लगा, क्या उस लड़की को जानता है?
आकाश ने एक नजर मारी और उस लड़की को देखते ही उसकी आंखें फैल गईं और उसने दोनों मुट्ठी जकड़कर पास ही पड़े एक आयरन रॉड को उठा लिया। समीर ने आकाश को कभी भी इतना क्रोधित और साथ ही साथ डरा हुआ कभी नहीं देखा था। समीर ने उस लड़की को भागते हुए देखा और आकाश भी उसके पीछे भागने लगा। समीर खुद को रोक नहीं पाया और वो भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। वो आकाश को कोई भी गलत काम करने से रोकना चाहता था। लड़की बहुत तेज थी पर आकाश ने भी किसी तरह से उसके पीछे पहुंचा और उसे धर दबोचा। इन सब भागदौड़ के दौरान लड़की जमीन पे एक बंद दरवाजे के सामने गिर गई और समीर भी कुछ ही मीटर की दूरी पे बिल्कुल भौचक्का सा खड़ा था। जब समीर उन ख्यालों से बाहर आया तो देखा कि वो लड़की सामने फर्श पर मुंह के बल गिरी पड़ी है और चारों तरफ खून बह रहा है और सामने आकाश आयरन रॉड को साफ कर रहा था। समीर के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन कुछ ही क्षणों में उसके सामने जो घटा क्या वो सब सच था। तभी आकाश समीर की तरफ मुड़ा और एक शांत स्वर में बोलने लगा, समीर क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे ये सब साफ करने में? मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। समीर 1 इंच भी नहीं हिल सका था। वो एक ताक लगाए उस लड़की को और फर्श पे बह रहे खून को ही देखे जा रहा था। आकाश खड़ा हुआ और समीर को रूम नंबर 206 से एक केमिकल की बोतल जो कि साइड शेल्फ में रखी हुई है लाने के लिए कहा। समीर आकाश से इतना डर गया था कि वो भागकर वहां की घटना सबको बताने की जगह वहीं रुककर केमिकल बोतल खोजने चला गया। समीर ने मन ही मन सोचा, अब बहुत देर हो चुकी है, अगर मुझे यहां से सेफ निकलना है तो मुझे आकाश की मदद करनी ही पड़ेगी। वो तुरंत जाकर केमिकल की बोतल ले आया और आकाश को थमा दी। आकाश ने समीर को सीढ़ियों पे खड़े रहकर निगरानी करने को कहा ताकि कोई ऊपर ना आ जाए। करीब आधे घंटे बाद आकाश आया और कहा, चलो फिलहाल के लिए यहां से चलते हैं। आकाश ने वो चाबी उस बुढ़ी औरत को वापस कर दी जो कि वहां घटी घटना से अनजान थी। समीर समझ गया था अब उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। पूरे रास्ते समीर उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा। क्या वो लड़की जिंदा होगी? क्या हो अगर किसी ने उन्हें वहां देख लिया हो? क्या हो अगर पुलिस को उनकी मौजूदगी के कुछ सबूत वहां मिल जाए तो? आखिरकार वो अपने रूम पहुंचा जहां विवेक पहले से उनका इंतजार कर रहा था। आज उन सब का मूवी का प्लान था। जैसे वो लोग कमरे में घुसे विवेक उनसे पूछने लगा आखिर दोनों कहां गए थे। वो और वेट करने के मूड में नहीं था। आकाश और समीर विवेक को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप कमरे के अंदर चले गए और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। विवेक आश्चर्य में था। वो उनके पीछे पीछे गया और दरवाजा खटखटाने लगा पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो चिल्लाने लगा, गाइस वी आर गेटिंग लेट, जल्दी करो यार। कुछ क्षणों बाद अंदर से आकाश की आवाज आई, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। विवेक फिर से चिल्लाया, क्या बकवास है यार, मैं 1 घंटे से यहां तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं और अब तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं जाना चाहते हो। प्लीज विवेक हमें अकेला छोड़ दो, तू जाके मूवी एंजॉय कर। अंदर से आकाश की आवाज आई। विवेक ने गुस्से से दरवाजे पे अपनी मुट्ठी मारी और वहां से चला गया। अगली सुबह समीर लोकल न्यूज़पेपर खोज रहा था। उसे लग रहा था शायद कोई न्यूज उसमें छपी हो जिसमें किसी अनजान लड़की के शव मिलने की खबर छपी हो। वो एक एक पन्ना ध्यान से पलट रहा था और एक एक खबर को अच्छे से पढ़ रहा था कि कहीं कोई तो खबर हो कल वाली घटना की, पर वैसा कुछ भी उसे वहां नहीं मिला। समीर फिर आकाश से पूछने लगा कि कहीं उसने किसी को उस घटना के बारे में बात करते तो नहीं सुना। आकाश ने कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। उस घटना को 3 दिन हो चुके थे। ना समीर कहीं बाहर गया था और ना ही उसने आकाश को कहीं बाहर जाने दिया था। समीर जानता था कि आकाश ने उस लड़की का मर्डर किया है। अगर पुलिस आकाश को पकड़ती है तो साथ ही समीर भी पकड़ा जाएगा। प्रेजेंट डे। आज 5वां दिन था उस घटना को घटे। समीर को अपनी मंगेतर चांदनी से मिलने जाना था जो कि दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती थी और ये घटना घटी। समीर उस लड़की को देखे जा रहा था और उसे देखते देखते ही बेहोश हो गया। रात के करीब 9 बजे थे जब समीर को होश आया। वो लड़की वहीं थी और समीर के होश में आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही समीर ने आंखें खोली वो उस लड़की को वहां देखकर फिर से हड़बड़ाने लगा था।
तब उस लड़की ने उसे शांत रहने के लिए कहा और डरने से मना किया। लड़की ने समीर को उसके पीछे आने के लिए कहा ताकि वो लोग इस जंगल से बाहर निकल जाएं और अपनी कार में जाके बैठ जाएं। समीर इस झमेले से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसके पीछे चल दिया। आखिरकार वो कार तक पहुंचे। समीर वहां से निकल जाना चाहता था बिना उस लड़की को कुछ पूछे, पर उस लड़की ने कार के अंदर आकर पूरी बात बताने का आग्रह किया। समीर भी आखिरकार मान ही गया और उसे अंदर अलाउ कर दिया। वो खुद भी जानना चाहता था कि आखिर उस लड़की ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, आखिर वो जिंदा कैसे बची। उस लड़की ने बताना शुरू किया, मेरा नाम मयूरी है। मैं 2 महीने पहले दिल्ली आई थी, पर जब से मैं यहां आई हूं कोई मेरा पीछा कर रहा था। पता नहीं कौन था, पर वो हमेशा मुझे फॉलो करता रहता था। उसने तो मुझे 2 हफ्ते पहले बंदी भी बनाकर रख लिया था और धमकी देने लगा था कि मुझे वो सब कुछ करना होगा जो भी वो कहेगा, वरना वो मुझे और मेरी फैमिली को खत्म कर देगा। क्योंकि वो अपने आप को डेविल कहता था और अपने सभी ग्रीटिंग्स कार्ड में मैसेजेस के साथ ऐसे ही कम्युनिकेट करता था। उन कार्ड्स में वो मुझे अगले टास्क की जानकारी भेजा करता था। मयूरी ने बोलना जारी रखा, 5 दिन पहले जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी और आकाश की चाल थी, क्योंकि डेविल ने जबरदस्ती हमसे ऐसा करने के लिए कहा था। मेरा विश्वास करो, मैं और आकाश डेविल से बहुत डर गए थे। पिछले कुछ हफ्तों में उसने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। हमें धमकी देकर, हमें किडनैप करके हम जहां भी जाते वो हमेशा हमें फॉलो करता। हमारी हर एक हरकत पर उसकी नजर थी। हमें तो ये भी नहीं पता ये डेविल इंसान है या कोई घोस्ट। वो मर्द या औरत हमें कुछ नहीं पता, पर उसे हमारे बारे में हर चीज पता है। और डेविल ने मुझे तुम पे नजर रखने को कहा था। तुम जब भी अपार्टमेंट से निकलो मुझे तुम पर निगरानी रखने का आदेश मिला हुआ था। मैंने आज तक डेविल को नहीं देखा। मेरा विश्वास करो प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही। इतना कहकर मयूरी चुप हो गई। तुम मेरे दोस्त आकाश को कैसे जानती हो? समीर ने पूछा। हम उस घटना से बस 1 दिन पहले उसी बिल्डिंग में ही मिले थे। आकाश भी वहां डेविल कौन है पता करने के लिए क्लू ढूंढने आया था और उसे वहां देख के मुझे लगा वही डेविल है और मैं भी डर गई। फिर पूछताछ करने पे पता चला वो भी मेरी तरह डेविल का विक्टिम ही है और उसे भी नहीं पता था कि डेविल कौन है। मयूरी ने सब बातें क्लियरली समीर को एक्सप्लेन करने लगी, पर समीर को मयूरी की बातों पे जरा भी भरोसा नहीं था। उसे ये सब मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। तो उसने मयूरी से पूछा, तो आज तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी? मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो और कोई और नहीं, तुम ही डेविल हो। मेरा विश्वास करो, मैं सिर्फ तुम्हारा पीछा कर रही थी। मुझे नहीं पता कि डेविल भी हमारा पीछा कर रहा था। तुमने जब अपनी कार पार्क की और जंगल के अंदर चले गए, मैंने तुम्हारी कार को देखा और वहीं रुककर तुम्हारे वापस आने का इंतजार करने लगी। पर जब 1 घंटे बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैंने खुद तुम्हें ढूंढते हुए अंदर चली आई और तुम्हें इस हाल में पाया। मयूरी ने बड़े इमोशनल स्वर में बताया। ओके, पहले हमें यहां से निकलना होगा। मुझे आकाश से मिलना है, कंफर्म करना है जो कुछ भी तुम बोल रही हो वो सब सच है, समीर ने मयूरी से कहा और गाड़ी वापस शहर की तरफ मोड़ दी। उसने चांदनी से मिलने का प्लान ड्रॉप कर दिया था। समीर और मयूरी फ्लैट पहुंचे और वहां आकाश से मुलाकात की। आकाश ने भी वही सब कुछ बताया जो मयूरी ने कहा था। समीर ने आकाश से पूछा, क्या कोई और भी डेविल के बारे में जानता है? क्या विवेक को पता है डेविल के बारे में? क्या डेविल ने उसे भी धमकी दी है? आकाश ने समीर को बताया कि अभी तक तो विवेक उसका शिकार नहीं बना है, बट मुझे लगता है जल्द ही डेविल उसे भी टारगेट बना लेगा। समीर ने कहा, देखो गाइस, मुझे नहीं पता ये डेविल कौन है, बट ये जो कोई भी है ये हम लोगों को फंसा कर, धमका कर, शायद हमारी जान भी ले सकता है। सो हमें जल्द से जल्द दिल्ली छोड़ देनी चाहिए और कुछ महीनों के लिए अलग अलग सिटीज में चले जाना चाहिए। अगर कुछ दिनों के लिए डेविल हम लोगों को नहीं ढूंढ पाएगा तो ये सब चीजें शायद बंद हो जाए और हम लोग सेफ हो जाएंगे। फिर कुछ महीनों बाद वापस दिल्ली आ सकते हैं। वो लोग उसी दिन फ्लैट छोड़ के चले गए और 3 महीने बाद मिलने का प्लान बनाया ताकि वो डिसाइड कर सके कि नॉर्मल हुआ है कि नहीं।
अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो वो लोग दिल्ली वापस आ जाएंगे। 3 महीने बाद हिमाचल प्रदेश के किसी गांव में जंगल के पास एक वीरान सा घर, रात के अंधेरे को खत्म करते हुए सूरज निकल चुका था। एक आदमी जो उस घर के पास से गुजर रहा था तो उसे अंदर कुछ संदिग्ध सा लगा। चारों तरफ पूरा सन्नाटा था। उस घर की खिड़की टूटी हुई थी और एंट्री गेट के पास खून के छींटे पड़े थे। वो तुरंत वहां से भागा और पुलिस को जाकर वहां का आंखों देखा हाल बताया। पुलिस इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल्स के साथ वहां पहुंचा और बहुत ही एहतियात बरतते हुए खून के बूंदों के ऊपर से पार करते हुए घर के अंदर पहुंचा। उन्हें अंदर 3 लोग जमीन पे पड़े मिले जो मृत लग रहे थे। उनमें से एक महिला थी और बाकी 2 पुरुष। इंस्पेक्टर ने आगे जाके चारों तरफ तलाशी ली। एक कांस्टेबल ने कहा, लगता है कोई इस घर को लूटने आया था सर जी। आया, लूटा और इनका कत्ल करके चला गया। इंस्पेक्टर ने कहा, अब लोगों को सभी रूम्स की तलाशी लेनी होगी, शायद कोई क्लू मिल जाए यहां एग्जैक्टली क्या हुआ था। तभी उनमें से एक कांस्टेबल चीखा, सर जी इस बंदे को देखिए, ये अभी भी जिंदा है, इसके हाथ हिल रहे हैं। दूसरा कांस्टेबल चारों तरफ सबूत ढूंढने में लगा था। तभी अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी जो एक चेयर पे रस्सी से बंधी हुई थी और बेहोशी की हालत में थी। उसने इंस्पेक्टर को सूचना दी। इंस्पेक्टर वहां आया और उसने देखा कि अभी भी वो लड़की जिंदा है और वो इतनी डरी हुई थी कि कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। कांस्टेबल उस लड़की को, उस घायल आदमी को और उन 2 डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गया। पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में लग गए। एक आदमी जो कि उस घर के पास ही रहता था, उसने बताया कि एक नौकर है जो कि इस घर का इंचार्ज है, वही इस घर के देखरेख करता है, पर पता नहीं वो आज कहां है। और उसने ये भी बताया कि एक दिन पहले 5 लोग, 3 लड़के और 2 लड़की इस घर में रहने के लिए आए थे। पुलिस फिर हॉस्पिटल में एडमिट उस घायल व्यक्ति और उस महिला के स्टेटमेंट्स का इंतजार करने लगी। वो लड़की एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई। वो बहुत डरी हुई नजर आ रही थी। उसने बस अपना नाम बताया, मयूरी। एक दिन निकल गया। वो घायल लड़का भी होश में आ गया था। वो धीरे से बेड पे उठकर बैठा। वो बहुत कंफ्यूज था। उसने डॉक्टर से पूछा, मैं यहां क्यों हूं? मेरे फ्रेंड्स कहां हैं? डॉक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की और पुलिस को इत्तला कर दी कि लड़का होश में आ गया है। पुलिस भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम विवेक बताया और वो फिर से अपने दोस्तों के बारे में पूछने लगा। मेरे दोस्त कहाँ हैं? मैं हॉस्पिटल में क्यों हूं? इंस्पेक्टर ने उसको बताया कि उसके दोनों दोस्त मारे जा चुके हैं और एक लड़की बेहोशी की हालत में मिली, जबकि एक और लड़की लापता है और उस घर का इंचार्ज भी लापता है। अपने दोस्तों के बारे में सुनने के बाद विवेक बहुत रोया। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। विवेक ने उस दिन की पूरी घटना पुलिस को बताने लगा। मैं, आकाश, समीर, मयूरी और चांदनी फ्रेंड्स हैं। समीर एक फोटोग्राफर है, आकाश एक इंजीनियर और मैं एक राइटर हूं। मयूरी एक्टिंग सीख रही है, चांदनी एक डेंटिस्ट है। हमने गेट टुगेदर का प्लान बनाया था और समीर ने ही इस जगह को चूज किया था। उसके हिसाब से यह जगह जंगल के पास है और बहुत ही सुंदर व्यू है, नेचर के बीचों बीच। हम लोग बहुत खुशी खुशी यहां आए थे, पर वो खुशी इतनी जल्दी हमसे छिन जाएगी हमने सोचा भी नहीं था। वो घर का इंचार्ज का बर्ताव जरा भी ठीक नहीं था, बल्कि आकाश की तो उससे बहस भी हो गई थी। उसने तो चिल्ला चिल्ला के आकाश को धमकी भी दे दी कि वो यहां से चले जाए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। किसी तरह समीर ने उन लोगों को शांत करवाया और हम लोगों को उस घर में एंट्री मिल गई थी। हर कोई उस बहस से थोड़ा अपसेट थे। मैंने थोड़ा माहौल संभालने की कोशिश की, फिर फाइनली सब रिलैक्स हुए। थोड़ी देर बाद वो इंचार्ज कुछ फल, ब्रेड और उबले अंडे लेकर आया और कहा आज डिनर के लिए बस यही मिल पाएगा। मैंने कुछ एप्पल के स्लाइसेस खाए और अपने स्टोरी वर्क में लग गया। जब मैं लिविंग रूम में गया तो देखा सब लोग बहुत खुश थे। समीर एक एक पल के फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा था। फिर मैंने कहा मुझे नींद आ रही है और मैं एक कमरे में जाकर सो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घटना घट जाएगी। जब मैंने मेरी आंखें खोली तो किसी ने मुझ पर चाकू से हमला किया।
मैं लिविंग रूम में था और मैंने देखा कि एक लड़का घर से निकलकर भाग रहा था। मैं उस इंसान को पहचान नहीं पाया क्योंकि हमले की वजह से मुझे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन मुझे पता है वो और कोई नहीं, डेविल ही होगा। वो हम सबको एक एक करके मार देगा। प्लीज सेव अस इंस्पेक्टर, विवेक ने कहा। इंस्पेक्टर ने कहा, हू इज द डेविल? विवेक बोला, डेविल वही है जो कुछ महीनों से हम सबका पीछा कर रहा है और हमेशा अलग अलग तरीकों से हमें धमकियां देता रहता है। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, अब लोग बाद में देखते हैं ये डेविल कौन है, पर उससे पहले तुम्हारे दोस्तों के हथियारों को पता लगाना ज्यादा जरूरी है। फिर पुलिस विवेक को अपने साथ उस जगह ले गए जहां उसके दोस्तों का शव रखा हुआ था। उनके शवों को देखकर वो बहुत रोने लगा। फिर पुलिस ने उससे उन शवों को पहचानने के लिए कहा कि किसकी हत्या हो गई है और कौन मिसिंग है। विवेक ने कहा, समीर मिसिंग है, आकाश और चांदनी मारे जा चुके हैं। पुलिस ने उसे बताया कि मयूरी अभी भी जिंदा है और हाउस इंचार्ज मिसिंग है। विवेक ने कहा, यह जरूर उस हाउस इंचार्ज का ही काम होगा, उसी ने सभी की हत्या की होगी क्योंकि उसी ने आकाश के साथ झगड़ा किया था और उसी ने समीर को भी किडनैप किया होगा। इंस्पेक्टर बोला, मुझे तुम्हारे उस दोस्त समीर पे डाउट है और उस लड़की मयूरी पर भी संदेह हो रहा है क्योंकि वो भी कुछ नहीं बोल रही है, पर चूंकि तुम उस हाउस इंचार्ज पर संदेह कर रहे हो, मैं उसे भी शक के दायरे में रख लेता हूं। एक दिन बीत गया, समीर लौट के नहीं आया और पुलिस को उस हाउस इंचार्ज की लाश घर से 5 किलोमीटर दूर उसी के कार में मिली। अब इंस्पेक्टर का पूरा शक समीर की तरफ था क्योंकि वही अभी तक मिसिंग था। इंस्पेक्टर को समीर का पर्स और मोबाइल उस कार के अंदर मिला जिसमें हाउस इंचार्ज की लाश मिली थी। इंस्पेक्टर ने विवेक को बताया कि समीर ही शायद हत्यारा हो सकता है और हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा इससे पहले कि वो भाग जाए। विवेक को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो इंस्पेक्टर को समझाने लगा, समीर कभी ऐसा नहीं करेगा, वो आकाश का बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो अपनी मंगेतर को कैसे मार सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सर। इंस्पेक्टर ने कहा, बेवकूफ मत बनो, तुम्हारे दोस्त एक साइको है। बल्कि मयूरी ने भी ये बात कन्फर्म की है कि समीर बेमतलब सभी के हर मूवमेंट के वीडियोस ले रहा था, जैसे कोई मूवी बना रहा हो। जब उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो उसने उसे एक चेयर से बांध दिया और सभी की हत्या करके वहां से भाग गया। वही असली डेविल है और वही हमेशा से तुम सबके साथ ये खेल खेल रहा था। विवेक अपने दोस्तों के चले जाने से बहुत टूट गया था और समीर के बारे में सोच के वो और भी दुखी हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ा रिलैक्स करने लगा। तभी उसे कुछ याद आया। वो उस दिन के बारे में सोचने लगा और उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगा जो उस घर से निकल के भाग रहा था। फाइनली उसे याद आया कि वो धुंधली सी काया समीर की ही थी। इसका मतलब इंस्पेक्टर ही सही था, समीर ही डेविल है। विवेक की आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। अब उसने निश्चय किया कि वो समीर को ढूंढेगा और उसको इसकी सजा देकर रहेगा। विवेक पूरे गुस्से में जंगल में चला गया, हर जगह उसे ढूंढने लगा। आखिरकार उसे एक कॉटेज नजर आया। वो उसके अंदर गया और वहां उसने समीर को देखा। समीर विवेक को देख के वहां से भागने लगा। विवेक ने उसका पीछा किया और उसके चेहरे पे दे मारा। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। समीर बार बार वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। विवेक गुस्से में समीर को मारने लगा और गुस्से से बोलता रहा, तुम कैसे अपने दोस्त को और अपने मंगेतर को मार सकते हो? विवेक ने एक बड़ा सा पत्थर लिया और समीर के सिर पे दे मारा। समीर दर्द से चिल्ला उठा और जमीन पे गिरने वाला था। समीर लगभग मरने ही वाला था। उसने कहा, मैंने अपने दोस्त और अपनी मंगेतर का कत्ल नहीं किया, तुमने किया है। तुम हो जिसने हमारे दोस्तों की और उस हाउस इंचार्ज की जान ली। अब तुम मेरे साथ भी वही करने वाले हो। इतना कहते हुए समीर जमीन पे गिर गया और अपने प्राण त्याग दिए। विवेक पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। उसके दिमाग में बस समीर के आखिरी शब्द ही गूंज रहे थे। विवेक को समीर का कैमरा मिला जो उसके गर्दन से लटक रहा था। उसे लगा उसे उसके कैमरे के रिकॉर्डिंग से कुछ सबूत मिल जाएंगे। वो एक एक करके उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देखने लगा जो समीर ने शूट किए थे। कुछ मिनटों बाद विवेक पूरी तरह से चौंक गया था। आखिरकार एक वीडियो को देख के उसे पता चल गया कि उस रात क्या हुआ था। एप्पल के कुछ स्लाइसेस को खाने के बाद विवेक सोने के लिए एक कमरे में चला गया
समीर और बाकी सब लिविंग रूम में ही मजे कर रहे थे। आकाश ने मयूरी से विवेक को उसके कमरे से बुलाकर लाने को कहा। वो सब एक साथ मिलकर सारी रात बैठ के मूवी देखना चाहते थे। मयूरी विवेक के रूम में गई और करीब 5-6 मिनट बाद विवेक रूम से बाहर आया और उसके हाथों में एक चाकू था। हर कोई पूछने लगा क्या हो गया है उसे, पर उसने अचानक आकाश पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। चांदनी और समीर ये देख के भौंचक के रह गए थे। फिर विवेक ने चांदनी की गर्दन पे चाकू चला दी। खून का फव्वारा उसकी गर्दन से निकलने लगा था। समीर ने उसे बचाने की कोशिश की पर विवेक उस पर भारी पड़ रहा था। वो समीर पर भी हमला करने ही वाला था कि हाउस इंचार्ज ने उसे पीछे से धर दबोचा। विवेक पूरी तरह से पागल हो गया था। उसने अपने आप को छुड़ाया और हाउस इंचार्ज पे भी चाकू चला दिया। यह सब देखने के बाद समीर भी अपना कंट्रोल खो बैठा और उसने विवेक से चाकू छीनकर उसके पेट में घुसा दिया। विवेक जमीन पे गिर गया। समीर इतना डर गया था कि वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से हाउस इंचार्ज की कार लेके भाग गया। समीर नहीं जानता था कि हाउस इंचार्ज पूरी तरह से लहूलुहान घायल अवस्था में पहले से उस कार में जाके बैठा था और उसकी जान जा चुकी थी। जब समीर ने उसे मरा हुआ पाया तो उसने कार को वहीं छोड़ के खुद को विवेक और पुलिस से बचाने के लिए जंगल के अंदर भाग निकला। उसका कैमरा उसके गले से लटक रहा था और वो ऑन ही रह गया था, इसलिए सारी घटना की वीडियो उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। विवेक वो रिकॉर्डिंग्स को देखकर पूरी तरह से शॉक था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसी ने अपने दोस्तों की हत्या की है। वो निशब्द हो गया था और बेहोश हो गया। तभी इंस्पेक्टर पहुंचा तो देखा विवेक वहां बेहोश पड़ा था और समीर की लाश भी वहीं पड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर को भी कैमरा के सारे रिकॉर्डिंग्स हाथ लगे। अब उसे सारा माजरा समझ आ गया था, पर उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि मयूरी विवेक को क्यों बचाना चाह रही थी जब उसे पूरी घटना के बारे में पता था। इंस्पेक्टर डायरेक्ट मयूरी के पास पूछताछ के लिए पहुंच गया। मयूरी इस बार सारी घटना इंस्पेक्टर को बताई और बताया कि वो क्यों झूठ बोल रही थी और क्यों विवेक को बचाना चाह रही थी। वो विवेक की बड़ी बहन थी। विवेक बचपन से ही स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त था। उसने बहुत यंग एज से ही कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। विवेक के माँ पिताजी के चल बसने के बाद वो बहुत अकेला हो गया था। वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया था। वो हमेशा अपने इर्द गिर्द के किरदारों को ही अपनी कहानियों में इस्तेमाल कर लिया करता था। उसे रात में चलने की आदत थी और उस दौरान वो बहुत खतरनाक हो जाता था। अक्सर अपना आपा खो बैठता था और एक सीरियल किलर की तरह बिहेव करने लगता था। तो जब उसकी दोनों पर्सनैलिटीज, एक राइटर और एक ड्रीम वॉकर, मिल जाते हैं तो वो बन जाता है डेविल। पर जो कुछ भी वो इस पर्सनालिटी के चेंज होने के बाद करता है वो कुछ भी उसे याद नहीं रहता था। विवेक ने अपनी बहन से वादा किया था कि वो एक रियल लाइफ स्टोरी को लिखने के बाद वो लिखना ही बंद कर देगा। मयूरी ने भी सोचा था कि उसके भाई लिखना बंद कर देने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो उसने भी हर कदम पे उसका साथ दिया था। मयूरी ने बताना जारी रखा। वही हुआ उस रात भी। जब मयूरी कमरे के अंदर विवेक को बुलाने के लिए गई तो विवेक ड्रीम वॉकिंग कर रहा था। उसे पता भी नहीं वो क्या कर रहा था। उसने मयूरी को चेयर से बांध दिया और सभी पर चाकू से वार करने लगा। आखिरकार जब समीर ने उस पर चाकू से वार किया तब उसे होश आया। तब उसने अपनी धुंधली दृष्टि में समीर को वहां से भागते हुए देखा तो उसे लगा समीर ही सभी दोस्तों का कत्ल करके वहां से भाग रहा है। उसे तो यह भी याद नहीं कि उसने कुछ ही सेकंड्स पहले क्या किया था। उसे नहीं पता था कि उसी ने ही अपने दोस्तों का कत्ल कर दिया। उसे तो यह भी नहीं पता कि वो ही असली डेविल है। सिर्फ मयूरी को यह बात पता थी। मयूरी ने पुलिस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट की वो उसे जेल न भेजकर उसका मेंटल ट्रीटमेंट करवाए। विवेक को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जो कहानी उसने लिखी थी वो सत्य घटना पर ही आधारित थी कि कैसे एक दोस्तों के ग्रुप को डेविल नाम का एक व्यक्ति डराता धमकाया करता था और बाद में उसके हाथों उन सब का कत्ल हो जाता है। मयूरी उसके बुक को पब्लिश करवाती है और वो बुक उस साल की टॉप सेलर इन थ्रिलर्स में गिनी जाती है।